पूरी दुनिया की आईटी सेक्टर में आई तबाही और इंडियन आईटी सेक्टर में 4.5% का क्रैश देखने को मिला। और इसके पीछे कोई और नहीं, एंथ्रोपिक क्लॉड है, जिसने बोला है कि जो कोबोल लैंग्वेज है वो उसको ऑटोमेट कर देगा। और इस वजह से आईबीएम के अंदर सिंगल सेशन के अंदर $30 बिलियन का सेल ऑफ देखने को मिला। 2000s के बाद ये जो सेल ऑफ था ये पहली बार देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। तो सबसे पहले समझेंगे बेसिकली ये बला क्या है जिसको लेकर के सारे परेशान हो रहे हैं। और 2000 के बाद इतना बड़ा क्रैश एंथ्रोपिक ने ऐसा क्या पोस्ट कर दिया जिस वजह से ये क्रैश आ गया, और क्या इससे इंडियन आईटी सेक्टर को कोई मेजर खतरा होने वाला है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम सिर्फ इतनी लग रही है कि इंडियन आईटी सेक्टर ही तो मरेगा, ये सिर्फ इतनी छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कोबोल बेसिकली है क्या। क्या ये अभी इन्वेंट हुआ है? नहीं, ये एक कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि क्रिएट हुई थी 1959 में। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी जैसा नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर बात करते हो तो आपने C++ आपने सुना होगा, जावा आपने सुना होगा, इस तरीके की ये एक और लैंग्वेज है। लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये स्पेशल पर्पस से बनी हुई है। वो स्पेशल पर्पस क्या है? फाइनेंशियल डेटा को प्रोसेस करना और सिक्योर करना। इसका फर्स्ट वर्जन आया था 1960 में, और उसके बाद पता चला कि ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद इस पे काफी ज्यादा काम होना शुरू हो चुका है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एस्टीमेट 250 बिलियन लाइंस ऑफ कोबोल कोड इज इन प्रोडक्शन मोड। प्रोडक्शन मोड का मतलब क्या है कि आज की डेट के अंदर आप इसे यूज कर रहे हो। ये जो कोड है ये बेसिकली कहां यूज होता है? ये कोड आपका कंप्यूटर्स में यूज होता है, ये जो कोड है आपके एटीएम में यूज होता है, ये जो कोड है ये आपके ट्रांजैक्शन को सही तरीके से प्रोसेस करने में हेल्प करता है, ताकि कोई हैकिंग ना हो जाए, ताकि कोई मेजर इशू ना आ जाए, जो पैसा है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो। राइट? तो इसका मतलब है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ये वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो क्लॉड है बेसिकली ये क्या कह रहा है, जो इसकी पेरेंट कंपनी एंथ्रोपिक है, उसने अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर बोला कि हम जो ये जो लैंग्वेज है इसको ऑटोमेट करेंगे, और क्लॉड अब इस लेवल की कोडिंग कर सकता है। इसे साथ आईबीएम ने ये एडमिट किया कि जो कोबोल के स्पेशलिस्ट हैं वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, और ओल्ड कोबोल का जो सिस्टम है ये हमेशा मीट नहीं कर सकता मॉडर्न सिक्योरिटी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। क्यों भाई? आपको ये पता है कि जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो जाती है, और ये सबसे बड़ा इशू है। जो हैकिंग है वो पास से आज तक काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए थे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस चाहिए थी। जैसे आज की डेट में अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वेबसाइट बनाते हो या कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हो तो उसके लिए .NET या फिर जावा को माना जाता है कि सिक्योर लैंग्वेज है। इनके थ्रू ही हम पूरी ट्रांजैक्शन को मैनेज करेंगे, अदरवाइज बहुत बड़े बड़े हैकिंग हो सकते हैं। राइट? अब इससे बेसिकली हुआ क्या है, दुनिया में क्यों तबाही आई है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इनका बिजनेस मॉडल। अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करूं तो जैसे सपोज करो एक प्रोडक्ट कंपनी है यूएस के अंदर, मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस ले लिया जिसको एमएक्स कहते हैं, या फिर सिटी बैंक हमने ले लिया। अब जो हमारी इंडियन आईटी कंपनी है जैसे कि इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, या कोई भी दूसरी कंपनी, ये क्या करती है? ये कहती है प्रोडक्ट कंपनी से कि मुझे 10 बंदों की रिक्वायरमेंट होगी जो आपका प्रोडक्ट है उसको मैनेज करने के लिए, और ये जो 10 बंदे हैं ये 5 लाख रुपए लेंगे आपसे। ठीक है? ये तो डॉलर में पे करते हैं तो इनके लिए सस्ता पड़ता है, लेकिन हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि पर बंदे की जो कीमत है एक महीने की वो 5 लाख है। अब ये क्या करती है, या हमारे इंजीनियर्स को हायर करती है 1 लाख रुपए में, हाइपोथेटिकली मंथ के। अब जो 10 लोग हैं इंटू 5 लाख कर दोगे तो आपको मंथ का यहाँ पे रेवेन्यू निकल जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 लाख रुपए में इनका काम हो गया। मतलब नेट नेट ये जो पैसों का आर्बिट्राज है कि महंगे में खरीदो और सस्ते में बेचो, ये चीज ये मेनली करती है। अब इंडिया की जो आईटी सर्विस है ये एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है। एसेट लाइट मॉडल का क्या मतलब है? एक आपने बहुत बड़ी सी बिल्डिंग खोद दी और इसके अंदर कंप्यूटर लगा दिया और इसके अंदर इंटरनेट लगा दिया। अब आप वहां पे कितने भी इंजीनियर्स को भर दो और उनसे काम करा लो। मतलब इतना ज्यादा मनी इंटेंसिव बिजनेस नहीं है। मतलब क्या है कि इनके पास काफी सारा कैश पड़ा हुआ है जिसको ये यूज कर रहे हैं इस समय पे अपने बिजनेस मॉडल को डाइवर्सिफाई करने के लिए। जैसे इन्फोसिस ने कोलैब कर लिया है एंथ्रोपिक के साथ और बोला है हम अनलॉक करेंगे एआई वैल्यू अक्रॉस कॉम्प्लेक्स रेगुलेटेड इंडस्ट्री। जो रेगुलेटेड इंडस्ट्री इस समय पे हैंडल कर रहा है आईबीएम, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज वाली। राइट? तो यहां पर ऑलरेडी इन्फोसिस ने काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी चीज ये देखो कि टीसीएस ने सिक्योर कर लिया है $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट फ्रॉम टी
PG टू एस्केलेट AI डेटा सेंटर बिजनेस हाइपर वॉलेट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंडियन IT सर्विसेज है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, नहीं। तो बेसिकली हो क्या रहा है अभी, क्यों हमारा इतना बड़ा क्रैश, ये समझो। अगर आप ऑल टाइम हाई से देखोगे तो एज ऑफ नाउ करीब 36% के आसपास का करेक्शन हमें ऑलरेडी दिख रहा है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है क्योंकि जो बिजनेस है वो चेंज होगा। अब ये जो टिपिकल IT सर्विसेज वाला बिजनेस था ये कहीं ना कोई कोलैप्स होगा फॉर श्योर। इससे जो जॉब लॉसेज हैं ये आपको इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि TCS, इन्फोसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम, KPIT इनके बिजनेसेस खराब होने वाले हैं, इनके बिजनेस मॉडल चेंज होने वाले हैं। अगर आप IT के अंदर या टेक के अंदर कभी भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको टाइम के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा, और ये पहली बार नहीं है। अगर आपको याद होगा तो पास्ट में नोकिया के साथ ये चीज हुई थी और सैमसंग के साथ भी ये चीज हो चुकी है, और आईफोन इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आप टाइम के साथ खुद को अपडेट करते रहते हो तो फिर आपको यहां पर ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे आईफोन ने अपने खुद के ईयरफोन्स को किल करा ताकि वो एयरपॉड बना पाए और अपनी मार्केट बढ़ा पाए, और ऐसे ही एप्पल ने अपने ही काफी सारे प्रोडक्ट्स को किल करता चला गया ताकि नए नए बिजनेस सेगमेंट खोल पाए और ग्रो कर पाए। और सेम चीज सैमसंग ने करी है, और अगर नोकिया नहीं कर पाए तो नोकिया के आप हाल देख सकते हो। और यही सारी चीजें IT सेक्टर में 20 साल से होती जा रही है, क्योंकि नई नई टेक आती है, नई नई रिक्वायरमेंट आती है, जिसके ऊपर नए नए इंजीनियर्स बनते हैं, उन्हें ट्रेंड किया जाता है और उसके बाद अपने बिजनेस को टर्न अराउंड किया जाता है। और इसी वजह से जो IT सेक्टर है ये यहां तक ग्रो कर पाया है। मेरा मानना यह है कि जो बड़ी IT कंपनीज हैं इसके अंदर से जो अच्छे से टर्न अराउंड करेगी वो कंपनी आगे जाकर के ग्रो करने वाली है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये होगी कि यहां पर एटलीस्ट 3 से 5 साल का टाइम आपको देखने को मिलेगा जहां पर जो मार्केट है वो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है। लेकिन यही वो टाइम हो सकता है कि हम IT के अंदर स्लो एंड स्टडी पोजीशन बिल्ड करें। याद रखना पोजीशन बिल्डिंग की बात हो रही है। अगर आप अभी देखोगे तो ये फ्री फॉल हो रही है, इसको कहते हैं फ्री फॉल फॉलिंग नाइफ। अगर आप अभी जाकर के कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हो और ये जो फॉलिंग नाइफ है ये और ज्यादा गिर जाती है तो हाथ कट सकता है, राइट। तो इस सिचुएशन में बेस्ट क्या होगा कि SIP हम करते रहें। लेट सपोज मेरे को यहां पर IT इंडेक्स में मान लो 1 लाख रुपए डालने हैं, तो मैं हर महीने यहां पे 1000 रुपए या 2000 रुपए की SIP करना शुरू करूंगा ताकि धीरे धीरे लेवल पर मैं यहां पे पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर दूं। याद रखना AI अब यहां से बढ़ने ही वाला है, तो अगर आपको लग रहा है कि AI कहीं जाने वाला है, मैं आपको काफी बार बोल चुका हूं AI कहीं नहीं जा रहा। आपको AI सीखना पड़ेगा अगर आपको सस्टेन करना है। और मैं सेम चीज़ बार बार बोल रहा हूं, अगर आप एक नए सॉफ्टवेयर डेवलपर हो जो कि बनकर निकलने वाले हो और सोच रहे हो कि मार्केट में बहुत आसान होने वाला है, बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट में नए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को जिनको बेसिक ही अंडरस्टैंडिंग है उनको कोई नहीं पूछ रहा। तो इन दोनों चीज़ों पर आपका ध्यान होना चाहिए। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बताता हूं कि ये इंडियन इकोनॉमी को कैसे हैम्पर करेगा इन लॉन्ग रन। अब सपोज करो ये IT सेक्टर का इंपैक्ट दुनिया पे कैसा पड़ने वाला है। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के पूरे GDP का करीब 10% के आसपास इंडियन का जो IT सेक्टर है ये हमें देता है, ठीक है। ये वो पैसा है जो कि इंडिया के टॉप क्लास को बनाता है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा बिजनेस, सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स होते हैं। मतलब यहाँ पे जो सैलरी स्टार्ट होती है 30,000 के आसपास से शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है ये सैलरी बढ़ती चली जाती है। मतलब इंडिया की जो मेजॉरिटी इनकम आ रही है, जिसको हम टॉप 5, टॉप 10 ग्रुप कहते हैं, वो IT सेक्टर से आ रहा है। अब ये चीज़ अगर डिसरप्ट हो जाती है तो मतलब क्या है कि ये जो टॉप 10% लोग हैं इंडिया के, इसके पास पैसा नहीं होगा। मतलब क्या है, अब ये सारे के सारे लोग सिक्योर खेलेंगे, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं IT के अंदर ही जॉब करता हूं। तो मुझे पता है कि भाई अब यहां पर एक बहुत बड़ा खतरा है, हमें हमेशा खुद को अपडेटेड रहना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम जाकर के कम कंज्यूम करेंगे। अगर आप मेरे से बोलोगे कि जाकर के अब एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लो, क्या मैं लेने वाला हूं लोन के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। क्यों? क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि एंथ्रोपिक आने वाले टाइम पे ऐसा क्या चीज़ नया लॉन्च कर दे जिससे इंडिया की जो IT सेक्टर है उसके ऊपर दिक्कत पैदा हो जाए। हो सकता है 2 साल तक कुछ ना हो, तीसरे साल कुछ हो जाए, तो मैं कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं कर सकता अब जिससे एक बहुत बड़ा रिस्क आ जाए मेरे पर्सनल लेवल पर। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमने अपने आप को टर्न अराउंड नहीं करा तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट
किल हो जाएगा कंज्यूमर, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा आईटी वालों के पास है, बैंकिंग फाइनेंस वालों के पास है, लिमिटेड ही जॉब्स हैं जो एक्चुअली एक अच्छा पे करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हार्डली 8,000 से 10,000 पे करती है। हमारी पर कैपिटा इनकम $2,600 से $3,000 के बीच में घूमती रहती है। मतलब आप समझ लो एवरेज इंडियंस कितना पैसा कमाता है, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही कमा रहा है, राइट। जो टॉप 10% है वो आईटी के अंदर है या फिर बैंकिंग फाइनेंस के अंदर है। आईटी वालों के भी बड़े वाले लगने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा, कंपनीज के रेवेन्यूज कम होंगे, कंपनी के रेवेन्यूज कम होंगे, कंपनी एक्सपेंडिचर नहीं करेगी, और कंपनी एक्सपेंडिचर नहीं करेगी तो क्या है, ये जो आईटी के अंदर आग लगी हुई है ये इंपैक्ट करेगी हमारे कंज्यूमर को, हमारे बैंकिंग को, हमारे बीएफएसआई को, सब में ये चीज़ रिपल इफेक्ट की तरह पैदा होगी। कैसे होता है, सपोज करो ये इंडस्ट्री पैसा कमा रही है और इस इंडस्ट्री का जो कंज्यूमर है वो अगर ये कंज्यूम कर रहा है, वो गाड़ियां खरीद रहा है। अब जो गाड़ी खरीदने वाली कंपनी है वो पे करेगी जो उसके पार्ट्स बनाती है। अब जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है वो पे करेगी अपने एम्प्लॉयज़ को। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके वो पैसा कमाएंगे। अब जब वो पैसा कमाएंगे तो वो जा करके राशन खरीदेंगे, तो ये राशन कमाने वाली कंपनी जो है वो पैसा कमाएगी। अब राशन बेचने वाली कंपनी पैसा कमा पा रही है तो वो क्या करेगी, वो और एम्प्लॉय को ऐड करेगी। मतलब क्या है, और लोगों के पास पैसा आएगा और ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। अब मान लेते हैं यहाँ पे जो टॉप 20% है इंडिया के, ये कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, तो आप ना जा करके ये गाड़ियाँ खरीदेंगे, ना गाड़ियाँ खरीदेंगे तो गाड़ियाँ बिकेगी नहीं, गाड़ियाँ नहीं बिकेगी तो यहाँ से जॉब निकलेगी। जब गाड़ियाँ नहीं बिकेगी तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो कंपनियों के अंदर गाड़ियों के टायर लगते हैं वो वाली कंपनी भी पैसा नहीं कमा पाएगी, वो अपने जॉब से निकालेगी लोगों को। फिर वो जॉब से निकालेगी तो वो जा करके राशन पानी नहीं खरीदेंगे, या खरीदेंगे तो कम खरीदेंगे। फिर यही चीज़ आगे भी जा करके पंगा पैदा करेगी। तो ये पूरा साइकिल आने वाले टाइम पे हो सकता है, अगर इंडियन आईटी सेक्टर खत्म हो जाता है, तो खत्म तो नहीं होगा बट कम हो जाता है, एक बैड फेज से निकलेगा। तो इंडिया के अंदर अगर आप ये सोचो कि इंडियन आईटी सेक्टर पे इंपैक्ट आएगा, हमारा पैसा सेव रहेगा, ऐसा एक्चुअली नहीं होने वाला। और इसका एक और मैक्सिमम ब्लंडर बताऊं क्या होगा, जिन लोगों ने लोन लिया होगा वो बैंक्स के साथ डिफ़ॉल्ट करेंगे, मतलब बैंक्स का एनपीए बढ़ेगा, और जो बैंक्स हैं ये भी धीरे धीरे करके कोलैप्स करेंगे। ये पूरा साइकिल मिल करके एक बहुत बड़ा ब्लंडर बना सकता है। आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं होने वाला? ऑब्वियसली ऐसा होने वाला। जब जब आईटी को इम्पैक्ट आया है इंडिया में, ये पूरा ब्लंडर हमें देखने को मिला है हिस्टोरिकली। और अगर आपको लगता है कि आईटी बहुत ही छोटा कंट्रीब्यूट करता है, पूरे जीडीपी का 10% आईटी कंट्रीब्यूट करता है, और आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बाहर का पैसा इंडिया लाती है। अदरवाइज हम इंपोर्ट ओरिएंटेड देश हैं, आईटी ही है जो कि एक्सपोर्ट करके डॉलर लेकर के आती है इंडिया के लिए। सो ये इंडस्ट्री इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये बंद हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, बैड फेज से जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे रिकवर ये कर ही जाना चाहिए, अदरवाइज इंडिया ही रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा बहुत बड़ा कि क्या आईटी रिकवर करेगा, और मेरा मानना ये है यस, ये रिकवर करेगा। हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल लग जाए, लेकिन ये रिकवर कर जाएगा। एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँ कि भाई ये जो एआई बबल चल रहा है, ये जो डेट क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि जो यूएस का डेट है वो आने वाले 5 साल के अंदर 2030 तक $50 ट्रिलियन का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो उनका बजट है उनके देश का, वो आधे से ज़्यादा सिर्फ डेट को रीपे करने में जाने वाला है, डॉलर को रीपे करने में जाने वाला है। तो मतलब ये है कि वहाँ पर जो डेट बबल है वो फटेगा। यहाँ पर जो एआई बबल है, अगर मैं एनवीडिया को छोड़ दूँ तो ज़्यादातर कंपनी जैसे कि चैट जीपीटी, इसको ऑपरेट करने के लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए जो कि इनके पास नहीं है। तो वो वाला बबल भी फटेगा। जब वो वाला बबल फटेगा तो आईटी का बबल, आईटी के अंदर भी जॉब लॉसेज आएंगे। मतलब जो आने वाले 3 साल 5 साल 7 साल हैं ये थोड़े से टफ होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ऐसा फेस हमने दुनिया में पहले देखा हुआ है। 2000s के आसपास ये चीज़ देखी हुई है, 2007 के आसपास हमने ये चीज़ देखी हुई है, 2011 के आसपास हमने ये चीज़ देखी हुई है। तो ये चीज़ें आती रहती हैं दुनिया के अंदर। अगर आप एक ऐसे एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि ग्रो करने वाला है, तो आप हर चीज़ से निकल जाओगे। अगर आप वो कंपनीज खरीद रहे हो डिसेंट वैल्यूएशंस के आसपास हैं, तो आप सेफ रहोगे, लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाओगे। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रख रहे हो गोल्ड सिल्वर स्टॉक के अंदर, मैं कह रहा हूँ डेट के अंदर, मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनली भी, तो भी आप बच सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कह रहे हो कि मैं एक जगह इन्वेस्ट करूंगा तो मैं बच जाऊंगा, या मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं पूरा पैसा एफडी में डालूंगा, तो इन्फ्लेशन ही आपका पैसा खा जाएगा। या फिर अगर आप ये कह रहे हो कि मैं कहीं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं ज़मीन खरीद लूंगा, तो आपको लिक्विड पैसा नहीं मिल पाएगा। या आपको कि मैं सिर्फ गोल्ड खरीद लूंगा, मान लो
जो डेट है वो किसी भी रीज़न से हट जाता है, किसी भी XYZ रीज़न से, तो गोल्ड चला जाएगा। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। 2020 में भी लोगों को यही लगा था कि ये जो कोविड क्राइसिस है ये ख़त्म हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से नहीं रिकवर कर पाएगी, लेकिन हम ह्यूमंस हैं, हम हमेशा कोई ना कोई ऑल्टरनेट देख लेते हैं रिकवरी का। तो याद रखना, सिर्फ ये एक बैड फेस है, दुनिया ख़राब नहीं हो रही, चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं। इस बैड फेस में जो टिका रहेगा वो लॉन्ग टर्म में ग्रो कर जाएगा, जो नहीं टिका रहेगा वो निकल जाएगा। मार्केट के अंदर सेंटिमेंट कितने भी ख़राब क्यों ना हो जाए, SIP बिल्कुल मत रोकना। अपना इमरजेंसी फंड बिल्कुल बनाना मत भूलना। अगर कोई साइड इनकम भी बना सकते हो तो बना लो मेरे भाई, आपके पास 3 से 5 साल है, अभी आप सब कुछ कर सकते हो, आपके हाथ में है। डरने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप एक्शन लोगे तो काम हो जाएगा, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो चीज़ें फंस जाएंगी और आप दिक्कत में पड़ने वाले हो। सो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बताओ कि आप SIP कर रहे हो या रोक करके भागने वाले हो। बाय बाय।